मैं एक वाइवा ले रहा था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा मायस्थेनिया ग्रेविस के ऊपर। टेल मी समथिंग अबाउट मायस्थेनिया ग्रेविस। तो स्टूडेंट के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई और उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया, इस सदी के महानायक बॉलीवुड के सुपरस्टार मेगा स्टार इज सफरिंग फ्रॉम मायस्थेनिया ग्रेविस। आप भी समझ गए होंगे कि किन की बात चल रही है। और उसके बाद स्टूडेंट रुक गया, आगे कुछ बताने के लिए था नहीं उसके पास। ऐसा अक्सर हुआ है कि जब भी मायस्थेनिया ग्रेविस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टूडेंट के पास बस इतनी जानकारी है और बाकी आगे कुछ पता नहीं या कुछ हौच पौच पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है अबाउट दी डिसीजेज अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, जिसमें मेनली हम मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात करेंगे और फिर लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट आता है आपको, तो 4 हेडिंग्स के अंडर आपको ये आंसर लिखना होगा: इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मायस्थेनिया ग्रेविस, नाम में ही कुछ एक स्टोरी बताई है कि मायो मतलब मसल, एस्थेनिया मतलब वीकनेस एंड ग्रेविस मतलब ग्रेव, बैड। तो मायस्थेनिया ग्रेविस मतलब वेरी बैड, ग्रेव वीकनेस ऑफ द मसल्स। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट होगा कि इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। आपको पता है ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं? इम्यूनिटी जो है वो बॉडी के सेल्फ प्रोटीन्स के अगेंस्ट डायरेक्ट हो जाती है, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज इनको कहते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस भी ऑटो इम्यून डिसीज है, कैरेक्टराइज बाय प्रोफाउंड मसल वीकनेस। बहुत जबरदस्त मसल वीकनेस, ये उसका मेन फीचर है। और जनरली इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि ऑकरेंस यानी 25 to 125 इन एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इज अफेक्टेड बाय दिस डिसीज। और पीक इंसिडेंस देखा जाए तो विमेन इन देयर 20s एंड मेन इन देयर 60s, यानी मेन विथ मायस्थेनिया ग्रेविस जनरली वो 60s में उनको होता हुआ देखा गया है। और अगर विमेन है जिनको मायस्थेनिया ग्रेविस हुआ है तो वो उनके 20s में जनरली ये डिसीज होता हुआ देखा गया है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड टू द मायस्थेनिया ग्रेविस। नाउ बेसिकली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। देखिए, आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं मसल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम मोटर एंड प्लेट कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन और उसके कांटेक्ट में आने वाला इतना पार्ट ऑफ द मसल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द मोटर एंड प्लेट। तो यहां पर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं और एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट दीज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। आपको पता है ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए एसिटाइलकोलिन का अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होना कितना क्रूशल है। अच्छा, इसमें एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखा गया है, यानी मायस्थेनिया ग्रेविस जिनको हुआ है उनके फैमिली में किसी ना किसी को कोई और ऑटो इम्यून डिसीज हुआ है, ऐसा देखा गया है, कोरिलेशन देखा गया है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसमें रोल ऑफ थाइमस, देखिए बेसिकली थाइमिक प्रोटीन्स होते हैं, उनके खिलाफ टी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज्ड और फिर ये टी लिम्फोसाइट्स या टी हेल्पर सेल्स दे क्रॉस रिएक्ट, यानी बने तो वो है थाइमिक एंटीजन के खिलाफ या थाइमिक प्रोटीन के खिलाफ, लेकिन वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती है और वो इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, उनके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये भी एक पैथोफिजियोलॉजी में देखा गया है। अब होता यह कि ये जो एंटीबॉडीज है वो कुछ रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करती है और फिर ये डिस्ट्रॉय होने के बाद ये एंटीबॉडीज ट्रिगर करती है बाकी एंटीबॉडीज को नेबरिंग रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करने के लिए। तो एंटीबॉडीज देन बाइंड विद द नेबरिंग रिसेप्टर्स, द अदर एंटीबॉडीज, और फिर ये एंटीबॉडी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज एंडोसाइटोज्ड
एंडोसाइटोसिस से आपको पता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटरनलाइज्ड, तो एंडोसाइटोज करके उनको उस रिसेप्टर को डिग्रेड किया जाता है फास्ट। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कुछ रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड एंड स्ट्रेट अवे बाय द एंटीबॉडीज, एंड कुछ रिसेप्टर्स आर antibodies bind with the other receptors and they are endocytosed, they internalized inside the cells, मतलब कि उनका कोई यूज नहीं रह जाता। So this is the basic pathophysiology. At this stage just आपको एक फिजियो प्लस प्लस, ये एक एडिशनल फीचर मैंने अपने सारे नोट्स में और वीडियोस में डाला हुआ है, फिजियो प्लस प्लस, यानी कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको आंसर में एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकती है। देखिए ये जो रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर, उसका एक अल्फा सब यूनिट होता है और उस अल्फा सब यूनिट का एक रीजन है जिसका नाम है मेन इम्यूनोजेनिक रीजन, MIR, एंड ये रीजन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन टारगेट फॉर दोज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज अटैक दिस रीजन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब आगे लेट्स सी द फिजियोलॉजी बिहाइंड द पैथोफिजियोलॉजी। थोड़ा डीप डाइव करते हैं इनटू द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स देयर इज क्वांटल रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय द मोटर नर्व टर्मिनल। क्वांटल रिलीज, क्वांटा packets of acetylcholine vesicles are released. For example, एक इम्पल्स आएगा मोटर नर्व टर्मिनल पे तो it releases about 60 vesicles of acetylcholine in a packet. This is called as the quantal release of acetylcholine at the neuromuscular junction. ये मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं। अब होता यह कि बाय रिपीटेटिव स्टिम्युलेशन, बार बार अगर आप इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल्स भेजें तो धीरे धीरे ये क्वांटल रिलीज जो है वो कम होने लगता है, यानी अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज्ड वो कम होने लगता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि अब ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन्स में, यही सेम चीज होगी मायस्थेनिया ग्रेविस के पर्सन में भी, लेकिन मायस्थेनिया ग्रेविस में ये होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये क्वांटल रिलीज जो कम हुआ है अब वो सफिशिएंट ही नहीं है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन करवा सके और फिर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो बंद पड़ जाता है। सो ये एक फिजियोलॉजी बिहाइंड द पैथोफिजियोलॉजी। देखिए मायस्थेनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज का बाइंडिंग विद द रिसेप्टर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स, तो almost 70 to 80% receptors are destroyed. 70 to 80% receptors are gone, and only about let's say 20% are available for the transmission. और ये 20% भी एक ही जगह पे नहीं है। देखिए अपना एक मोटर नर्व ट्रंक है, उसमें कई सारे न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स है मसल के अंदर, तो बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है एक मसल में, तो इन बहुत सारे मसल फाइबर्स के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कहीं कहीं किसी मसल फाइबर में कुछ रिसेप्टर्स अवेलेबल है। ये सिचुएशन है। तो जब क्वांटल रिलीज कम होता जाएगा बाय द रिपीटेड स्टिमुलेशन, तो एक वक्त आएगा कि एसिटाइलकोलिन इतना अवेलेबल ही नहीं है कि जो रिसेप्टर्स बचे हुए हैं उनको बाइंड करके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन करवा सके, और इस वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बंद होता है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और फिर फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। दो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस आपको याद रखने हैं, एक मसल वीकनेस और दूसरा इजी फटीगेबिलिटी। देखिए मसल जो है उसमें एक टोन होता है और टोन मेंटेन करने के लिए भी
small amounts of acetylcholine are released at the motor nerve ending. तो जब acetylcholine के receptors available नहीं है और acetylcholine effective नहीं हो पा रहा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए, तो सारे के सारे फाइबर्स इन दैट मसल आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. और इसका मतलब ये हुआ अगर सारे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ वीक होगी, मसल वीकनेस विल बी सीन इन दिस. अच्छा, स्पेशली बाय द एंड ऑफ द डे, ये भी एक बात रखनी होगी आपको याद कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है थ्रू द डे, थ्रू आउट द डे. तो बाय द एंड ऑफ द डे एसिटाइलकोलिन बहुत कम रिलीज हो रहा है एट जंक्शंस एंड देयरफॉर ये वीकनेस जो है वो ज्यादातर एंड ऑफ द डे में देखा गया. उसके अलावा इजी फटीगेबिलिटी, इसका कारण भी समझने की कोशिश करें. इजी फटीगेबिलिटी मतलब कोई भी एक्टिविटी करने पर जल्दी थक जाता है पर्सन, मतलब मसल्स आर टायर्ड वेरी इजीली. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिए ओनली 20% ऑफ द मसल फाइबर्स, let's say 20% or 20-25%, they still have acetylcholine receptors. सोचो कि एक मसल में 100 मसल फाइबर्स है, उन 100 में से 20 मसल फाइबर्स में ही अभी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स बचे हुए हैं कहीं कहीं पे. इसका मतलब ये हुआ कि इन 20 मसल फाइबर्स को पूरे मसल का काम करना पड़ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये मसल फाइबर्स जल्दी थक जाएंगे, इजी फटीगेबिलिटी होगी. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी का. अच्छा, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस. एक जिसमें आई मसल्स आर इन्वॉल्व, आई की मूवमेंट कराने वाले या आई से रिलेटेड मसल्स आर इन्वॉल्व, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से टोसिस इज द मेन मैनिफेस्टेशन इन दैट वन फॉर्म. टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स. तो ये टोसिस. दूसरे फॉर्म में सारे ही मसल्स, जनरलाइज्ड वीकनेस देखी गई क्योंकि सारे मसल्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व. तो ऐसे दो फॉर्म्स है. एंड अगर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डायफ्राम, then you know diaphragm is the important muscle for the respiration and there are chances of respiratory failure in the myasthenia gravis. तो ये एक खतरनाक टाइप का कॉन्सिक्वेंस है इन द myasthenia gravis. अब इसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट. देखिए इन्वेस्टिगेशन में EMG, द कॉमन इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें देखा गया कि मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल एंड एंड प्लेट पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड कम होता है इन द केस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस. तो रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द MEPP. एंड देन ट्रीटमेंट. अब इसकी ट्रीटमेंट जो है उसके दो आयाम है. या तो आप न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को इंप्रूव करा दो या फिर जो इम्यूनोजेनिसिटी है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उसे सप्रेस कर दो. तो ये दो तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो या दोनों एक साथ भी कभी ट्रीट किया जाता है. इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, यहां पे आप देते हो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स. तो इसकी जस्ट थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं. एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है और उसके बाद मसल डीपोलराइज हो गया. फिर ये एसिटाइलकोलिन जो है ये रिलीज हो गया है, अब उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया. उसके बाद within 150 milliseconds of the release, this acetylcholine is degraded by the enzyme called as acetylcholine esterase, cholinesterase enzyme, which is present in the neuromuscular junction. So acetylcholine will be degraded under normal circumstances. अब myasthenia gravis में आप दोगे cholinesterase inhibitors. इससे क्या होगा? इससे ये एसिटाइलकोलिन जो वेरी रैपिडली डिग्रेड हो रहा है इन द जंक्शन, वो नहीं होगा क्योंकि एंजाइम को इनहिबिट किया गया. तो एसिटाइलकोलिन विल स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इससे दो फायदे हैं. एक तो जैसा मैंने अभी बताया, रिपीटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से क्वांटल रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन डिक्रीज होता जा रहा है, कम 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 रिलीज होता जा रहा है. तो ये एसिटाइलकोलिन को अगर आप ज्यादा देर तक वहां रोके रखते हो बाय गिविंग कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, तो वो कॉम्पेंसेट करेगा ये कम रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को. समझ रहे हो? एसिटाइलकोलिन के क्वांटा रिलीज होना कम हो रहे हैं विथ रिपीटेड एक्टिविटी.
लेकिन जो हो रहे हैं उनको आप ज्यादा देर तक, यानी एसिटाइल कोलिन को ज्यादा देर तक आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रखते हो बाय गिविंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, एंजाइम को इनहिबिट किया जो डिग्रेड करता था एसिटाइल कोलिन को। और दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल ये है इसमें कि एसिटाइल कोलिन अगर ज्यादा देर तक रहा इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो वो डिफ्यूज होके नेबरिंग जंक्शंस में जाके वहां पे जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स अभी भी मौजूद है, अवेलेबल है, उनके साथ कंबाइन कर सकता है और इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। एंड देयरफॉर नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, ये ड्रग्स जो है कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स आर गिवन इन मायस्थेनिया ग्रेविस। इम्यूनोसप्रेशन इज अटेम्प्टेड बाय गिविंग स्टीरॉइड्स। यू नो स्टीरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, तो प्रेडनिसोलोन इज कॉमनली यूज्ड। थाइमेक्टोमी, देखिए ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में थाइमोमा होता है और थाइमेक्टोमी करके इससे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन थाइमोमा और नो थाइमोमा, इवन इफ देयर इज थाइमस ग्लैंड परसिस्टिंग, उसे निकालने से वो जो टी सेल रिएक्टिविटी थी वो कम होके रिलीफ मिल जाएगा इन द मायस्थेनिया ग्रेविस। तो ये था आपका शॉर्ट नोट रिलेटेड टू दी और ऑन द मायस्थेनिया ग्रेविस। ये पूरी शॉर्ट नोट मैं यूट्यूब के अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा सो दैट आपको लिखने में आसानी होगी। अब देखते हैं लैम्बर्ट ईटन डिसीज, लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। ये भी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ एक डिसीज है और ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। तो कंपैरिजन करें तो दोनों ऑटो इम्यून डिसीजेस है, लेकिन यहां पे एंटीबॉडीज किस चीज के खिलाफ हो रही है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। और कौन सा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल? कैव 2.2। देखिए कैल्शियम वोल्टेज, दैट्स कैव, एंड 2.2 टाइप जो होता है यहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ये जो मोटर न्यूरॉन का एंडिंग है वहां पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो जब भी इंपल्स अराइव करेगा तो नॉर्मली ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा और उसके बाद ही एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है। तो इमेजिन अगर यहां पे एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड अगेंस्ट दिस कैल्शियम चैनल तो कैल्शियम इनफ्लक्स कम होता जाएगा, एसिटाइल कोलिन का रिलीज भी कम होता जाएगा, and result will be neuromuscular transmission will be depressed and muscle contraction will be weak, तो strength of contraction will decrease। तो ये है basic pathophysiology in the Lambert-Eaton disease। अच्छा, इसका एक एसोसिएशन देखा गया है विद द कैंसर्स। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में इस तरीके की एंटीबॉडीज बनती हुई देखी गई है, पर्टिकुलरली स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग is associated with this LEMS। अच्छा, इस डिसीज में proximal muscle groups of the lower limbs are involved commonly, और जिसकी वजह से the gait is affected। अक्सर ये देखा गया कि waddling gait होती है in the LEMS। और सबसे अहम बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट मतलब याद रखनी है, वो ये कि repeated stimulation of the muscle, then after a while the muscle contraction strength will improve in the Lambert-Eaton disease। गौर करो, ये कंपैरेटिव फीचर है। मायस्थेनिया ग्रेविस में जितना रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस करते जाएंगे वैसे वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। इस डिसीज में रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस करते जाएंगे तो कुछ एक टाइम के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ विल इंप्रूव। क्यों? उसकी वजह यह है कि देयर इज अ मैकेनिज्म बाय विच ऑल्दो एंटीबॉडीज ने कैल्शियम चैनल्स को अटैक किया है और बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स अवेलेबल नहीं भी है, लेकिन रिपीटेड स्टिमुलेशन से एक वक्त ऐसा आता है कि कैल्शियम टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। यहां पे कैल्शियम थोड़ा 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 एक्यूमुलेट होता जाता है और उस वजह से आपको यह पता होगा कि द अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड
is proportional to the amount of calcium available in the presynaptic terminal. तो इमेजिन करो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि कैल्शियम चैनल्स अवेलेबल नहीं है, तो कम कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है, कम एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन रिपीटेड सिमुलेशन से एक वक्त ऐसा आता है कि कैल्शियम गेट्स एक्यूमुलेटेड, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का रिलीज अचानक बढ़ जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो अगर आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में ये दो डिसीजेस आए तो 2 पॉइंट्स तो आप कम से कम लिख सकते हो कि एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बन रही है, और दूसरा ये फीचर कि डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ वर्सेस इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ। ऑल राइट, इसकी ट्रीटमेंट में प्रेडनिसोलोन ऑफ कोर्स, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन करना है, एंटीबॉडीज को रोकना है, तो प्रेडनिसोलोन द स्टीरॉइड्स। प्लाज्माफेरेसिस भी करते हैं। प्लाज्माफेरेसिस इज अ प्रोसीजर इन विच द एंटीबॉडीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा और सीरम, एंड देन अमाइनोपाइरिडिन्स नाम के ड्रग्स भी इस कंडीशन में दिए जाते हैं। अमाइनोपाइरिडिन्स आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक द पोटेशियम चैनल्स इन द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो मोटर नर्व टर्मिनल है इसमें पोटेशियम चैनल्स भी है, तो अमाइनोपाइरिडिन्स बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल्स are known to activate these calcium channels, whichever calcium channels are available. So calcium current is activated by blocking those potassium channels when you give these aminopyridine drugs. तो इस तरीके से diseases affecting the neuromuscular transmission. Finally मैंने एक MCQ पूछा था अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उस MCQ का आंसर दे सकते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज एसोसिएटेड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस, राइट। अब सवाल ये है, MCQ ये पूछा गया था कि आयोनिक फ्लक्स occurs in the muscle membrane and that results in muscle depolarization. लेकिन in myasthenia gravis, ionic flux through which type of channel? Which type of channel decreases in the myasthenia gravis? मैंने ये चीज़ इस पूरे वीडियो में कहीं भी मेंशन नहीं की है, तो जस्ट आपको क्विकली MCQ का सार बता दूं एंड देन ऑप्शंस भी दे दूं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, बेसिकली इट्स अ लार्ज टारगेट बायोमोलिक्यूल जिसके दो पार्ट होते हैं, एक रिसेप्टर पोर्शन और दूसरा एसोसिएटेड चैनल। ओके, तो एसिटाइलकोलिन जब बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तब ये चैनल ओपन होता है और आयोनिक फ्लक्स होके द मसल इज डीपोलराइज्ड। तो सवाल ये है कि ये कौन सा चैनल है जो नॉर्मली होता है और फिर मायस्थेनिया ग्रेविस में उसके थ्रू आयन का इन्फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड द ऑप्शंस आर, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो सोच के इसका आंसर देना इन द कमेंट सेक्शन। द ऑप्शंस आर whether it is non-specific cation channel or whether it is ligand gated sodium channel or it is ligand gated calcium channel or it is voltage gated calcium channel। ऐसे 4 ऑप्शंस है। बस सवाल ये है कि एसिटाइलकोलिन से रिसेप्टर से जुड़ा हुआ जो चैनल है वो किस तरह का चैनल है, आपको इन 4 में से ढूंढ के जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। एक और वीडियो बनाऊंगा और इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे।